हेलो स्टूडेंट्स, अजमेरू पब्लिकेशन के राजस्थान करंट अफेयर्स की यूट्यूब सीरीज में आपका स्वागत है। आज 4 सितंबर है और हम बात करते हैं आज के राजस्थान के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी। तो चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रदेश की 12 कृषि उपज मंडी समितियों में विकास कार्यों के लिए लगभग 43 करोड़ 87 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत यह राशि किस निधि के माध्यम से तय की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर पहला है राज्य मंडी योजना निधि, दूसरा केंद्रीय कृषि विकास निधि, तीसरा मंडी विकास निधि और चौथा ग्रामीण मंडी निधि। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मंडी विकास निधि। पढ़ते हैं, प्रदेश की 12 मंडी समितियों में जो विकास कार्य हो रहे हैं वो राज्य सरकार किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र में सुविधाओं एवं सेवाओं का लगातार विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश की 12 कृषि उपज मंडियों में समिति में विकास कार्य के लिए लगभग 43 करोड़ 87 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि कितनी मंडी समितियों में विकास कार्य हो रहा है। तो कितनी में हो रहा है, ये नंबर याद रखना, 12 मंडी समितियों में। अब किन किन मंडियों में हो रहा है, तो हम जब इसको पढ़ते हैं तो 12 में कौन कौन सी है थोड़ा आइडिया रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी मंडी नहीं है। तो आपको अगर 12 ध्यान रहेंगी तो आप इजीली इसको एलिमिनेट कर पाओगे। तो पहला ऑप्शन क्या है? सोजत सिटी, चौहटन, डीडवाना, जेतारण, बड़ी सादड़ी, डग, अजमेर, बालोतरा, केशवरायपाटन, हिंडौन सिटी, भगत की कोठी और अजमेर अनाज। अजमेर की 2 मंडियों को यहाँ पे लिया गया है, एक तो फल सब्जी की और एक अनाज की, तो दोनों इंक्लूडेड है। अब देखते हैं राशि का उपयोग। यह राशि मंडी विकास निधि के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। अगले 3 वर्षों में इस बजट का उपयोग कर विभिन्न कार्य किए जाएंगे। यानी कितने टाइम तक के लिए बजट है? तो 3 साल के लिए है। कृषि उपज मंडी समितियां संख्या, भारत राजस्थान में जो है टोटल 335 से अधिक कृषि उपज मंडी समितियां हैं, जिनमें अनेक उप मंडियां भी शामिल है। यानी लगभग कितनी कृषि उपज मंडियां समिति है अपने यहाँ पे? 335। इन सभी मंडियों का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तहत किया जाता है। यह भी याद रखना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन मंडियों का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा होता है? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा। इसका उद्देश्य कृषि उपज मंडी समितियां किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और बाजार में व्यापार को विनियमित करने का काम करती है। पूरे राज्य में बाजार नियमन के लिए एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिसका लक्ष्य किसानों को 50 से 20 किलोमीटर के दायरे में बाजार की सुविधा उपलब्ध कराना है। राज्य में पहली जो कृषि उपज मंडी की जो स्थापना की गई थी वो किस जिले में की गई थी? तो वो की गई थी श्री गंगानगर जिले में। और कौन से सन में? 1965 में। याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहली राजस्थान की कृषि उपज मंडी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? तो श्री गंगानगर में। और कौन से वर्ष में? 1965 में। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान में शीघ्र लागू की जाने वाली मोटर व्हीकल एग्रीगेटेड पॉलिसी किस गाइडलाइन पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 मोटर व्हीकल एग्रीगेटेड गाइडलाइंस 2023, 2024, 25 और 26। कौन सी गाइडलाइन पे आधारित है मोटर व्हीकल एग्रीगेटेड पॉलिसी जो अभी शीघ्र ही लागू होने वाली है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मोटर व्हीकल एग्रीगेटेड गाइडलाइन 2025। राज्य में जल्द ही एग्रीगेटेड पॉलिसी 2025 लागू होगी। यह नीति मोटर व्हीकल एग्रीगेटेड गाइडलाइंस 2025 पर आधारित होगी। क्वेश्चन नंबर 3, कस्टम हेयर हायरिंग सेंटर्स के संचालन के लिए किसे प्राथमिकता दी जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 सहकारी समितियां, 2 किसान उत्पादक संगठन, तीसरा निजी कंपनियां और चौथा पंचायती समितियां। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 कस्टम हायरिंग सेंटर्स। जो है इसका उद्देश्य क्या है? बेसिकली कस्टम हायरिंग सेंटर जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 पे क्या था? एफपीओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है इसका उद्देश्य क्या है? बेसिकली तो राज्य सरकार लघु और सीमांत किसानों को उचित दर पर आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है। इसी दिशा में 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। तो आपको ये अमाउंट भी याद होना चाहिए कि कितने कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। तो कितना है? 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इसकी जो संचालन व्यवस्था है उसके बारे में जानते हैं। इन केंद्रों के संचालन की प्राथमिक जिम्मेदारी एफपीओ को दी जाएगी। यही था हमारा क्वेश्चन कि किसको दी जाएगी प्राथमिकता? तो एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को। साथ ही इनके संचालन में जीपीएस, केवीएसएस और पंचायतों को भी जिम्मेदारी दी जाएंगी।
वो आगे डिसाइड होगा, पर प्राथमिकता किसको है? एफपीओ को। किसानों को इससे क्या क्या लाभ होंगे? तो लघु एवं सीमांत किसानों को अब महंगे कृषि यंत्र खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। ये कस्टम हायरिंग सेंटर से उचित दर पर किराए पर उपकरण प्राप्त कर सकेंगे। इससे किसानों का उत्पादन खर्च घटेगा और आय में वृद्धि होगी। तो किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के बारे में। तो एफपीओ एक ऐसा संगठन है जिसे किसानों द्वारा मिलकर बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सामूहिक रूप से संगठित करना, ताकि वे मिलकर खेती बाड़ी से जुड़ी सेवाएं, उपकरण और सुविधाएं ले सकें। इसका गठन कब हुआ था? तो इसे कंपनी अधिनियम 1956/2013 के तहत प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में रजिस्टर कराया गया था। कम से कम 10 किसान मिलकर एक एफपीओ का निर्माण करते हैं। कितने होने चाहिए? मिनिमम 10 किसान। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को एकजुट करना और उन्हें संगठित रूप से बाजार उपलब्ध करवाना, कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलवाना, बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि उपकरण आदि थोक में सस्ते दाम पर उपलब्ध कराना और किसानों की उत्पादन लागत जो है वो कम करना और उनकी आय में वृद्धि करना। इसका कार्य क्षेत्र क्या क्या है? तो कृषि उपकरणों का किराए पर प्रावधान, भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मार्केटिंग करना, किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता देना, ई मंडी तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना किसानों को। ये क्या क्या है? इनके कार्य क्षेत्र है। किसानों को लाभ क्या क्या होता है एफपीओ से? तो सामूहिक खरीद से सस्ते दाम पर कृषि इनपुट मिलते हैं, सामूहिक बिक्री से उत्पाद का बेहतर दाम मिलता है, कस्टम हायरिंग सेंटर्स जैसी योजनाओं में संचालन की प्राथमिकता एफपीओ को मिलती है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं, और किसानों की सौदेबाजी की ताकत भी बढ़ती है। सरकारी जो सहयोग है, जो यानी गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या सहयोग मिलता है? तो भारत सरकार का यह लक्ष्य है कि देश में 10,000 नए एफपीओ स्थापित किए जाएं। इन्हें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता दी जाती है। नाबार्ड, एसएफएसी और राज्य कृषि विभाग इसके लिए नोडल एजेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्राम का अगला आयोजन 2026 में प्रस्तावित है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? क्वेश्चन नंबर 4, ग्राम का अगला आयोजन 2026 में प्रस्तावित है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो पहला है औद्योगिक विकास, दूसरा कृषि और पशुपालन, तीसरा शिक्षा व शोध व चौथा ग्रामीण सड़क निर्माण। तो कौन सा सही आंसर होगा? सही आंसर होगा कृषि और पशुपालन, ऑप्शन नंबर 2। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी ग्राम, इसका जो आयोजन है वो राजस्थान सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। किसानों को नई तकनीक, बेहतर खेती के तरीके और बाजार उपलब्ध कराना भी इसका उद्देश्य है, और साथ ही कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और ग्रामीण विकास को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। ये तीनों ही इसके क्या है? उद्देश्य हैं ग्राम के। इसकी विशेषताएं क्या है? यह एक राज्य स्तरीय आयोजन होता है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विशेषज्ञ, निवेशक, कंपनियां और किसान शामिल होते हैं। किसानों के लिए तकनीकी सत्र, प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं का आयोजन भी किया जाता है। यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अभी ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए, जो इसका आगामी आने वाला है, उसकी राज्य स्तरीय आयोजन की तैयारियों पर जोर दिया है। अब हमारे यहाँ अजमेरू पब्लिकेशन द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा हेतु मॉडल पेपर और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा हेतु सॉल्व मॉडल पेपर प्रकाशित किए गए हैं। पूरे जितने भी विशेषज्ञ हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ ये पेपर्स बनाए हैं। आप इनको स्टूडेंट्स अगर आप इनसे तैयारी करेंगे तो आपकी जो परीक्षा है और उसकी जो तैयारी है उसमें बेहद उपयोगी साबित होंगे। इसमें वीडियो में हमने पुराना पेपर भी दिया रखा है, ओल्ड पेपर, क्योंकि ओल्ड पेपर का एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक हम पुराने पेपर को अच्छे से एनालिसिस नहीं करेंगे, हमको यही नहीं पता कि पुराने पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, है ना, और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा एनालिसिस क्या होगा? प्रीवियस ईयर पेपर करो और उसके बाद अपने मॉडल पेपर को सॉल्व करो। तो आप इसको खरीद सकते हैं अपने नजदीकी बुक स्टोर से, या फिर हमारी वेबसाइट से घर बैठे आप इसको मंगवा सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया है। इससे संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, इसके तहत एम्स की तर्ज पर एक सुपर स्पेशलिटी संस्था रिम्स बनाया जाएगा। रिम्स मतलब राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। रिम्स का निर्माण जोधपुर में किया जाएगा। रिम्स एक स्वायत्त संसाधन के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा और उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से असत्य कथन कौन सा है? तो इसका असत्य कथन होगा ऑप्शन नंबर
2। रिम्स के बारे में हमने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था, क्योंकि सूजस में भी आया हुआ है पहले ही रिम्स के बारे में। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा और इसका आंसर भी आपको अच्छे से याद होगा। तो इसका ऑप्शन अभी कौन सा गलत होता है? ऑप्शन नंबर 2। रिम्स का निर्माण जो है वो जोधपुर में नहीं किया जा रहा, कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में। पढ़ते हैं इसके बारे में। राजस्थान विधानसभा ने हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। रिम्स जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। यह एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर, तो ये भी याद रखना है कि किसकी तर्ज पर हो रहा है, तो एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर यह संस्थान राज्य का एकमात्र पीजी स्तर का चिकित्सीय संस्था होगा। इसकी लागत जो है लगभग 1000 करोड़ रुपए होगी। इसके माध्यम से सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम मिलेगा तथा चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी। रिम्स में सरकारी योजनाओं के पात्र मरीजों को निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी। ये याद रखना कि सरकारी योजनाओं के पात्र मरीजों को, सभी को नहीं, सिर्फ वो मरीज जो सरकारी योजनाओं में पात्रता रखते हैं, उनको निःशुल्क सेवा दी जाएगी। सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन संचालित राज्य कैंसर संस्था भी रिम्स में शामिल होंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन आ सकता है कि रिम्स के जो प्रावधान है उनमें कौन सा नहीं है, तो आपको हर पॉइंट्स को अच्छे से याद करना होगा। आरयूएचएस में कार्यरत सभी वर्तमान फैकल्टी, कर्मचारी, स्टाफ के पास सरकार में शामिल होने या आरयूएचएस के कर्मचारी के रूप में बने रहने का विकल्प होगा और राज्य के मुख्य सचिव रिम्स के अध्यक्ष होंगे। याद रखना, रिम्स के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा या बनाया जाएगा? मुख्य सचिव को। रिम्स में प्रमुख का दायित्व निभाने के लिए निर्देशक की भी नियुक्ति की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान कोचिंग सेंटर रेगुलेशन और निगरानी विधेयक 2025 पारित किया गया है। इससे संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है, इस विधेयक का उद्देश्य राज्य भर में फैले कोचिंग सेंटरों को नियंत्रित, व्यवस्थित और सुरक्षित बनाना है। कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए राजस्थान कोचिंग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष राज्य के शिक्षा मंत्री होंगे। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन होगा ऑप्शन नंबर 3। कोचिंग जो संस्था है उनकी निगरानी के लिए राजस्थान कोचिंग प्राधिकरण का जो गठन होगा, उसके जो अध्यक्ष होंगे राज्य के शिक्षा मंत्री नहीं होंगे, वो सचिव होंगे, जो भी हम आपको बताएंगे। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियम विधेयक 2025, ये विधानसभा में अभी 2 सितंबर 2025 को ध्वनिमत से पारित किया गया है। और इसमें अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो विधेयक आया है उससे पहले कोचिंग्स में क्या क्या होता था, क्या क्या नियम थे, रूल्स थे, और अब जो नया प्रावधान है उसमें क्या चेंजेस हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बहुत ही अच्छे से हमने टेबल बनाई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं ताकि आपको बहुत ही मेजरली डिफरेंस पता चल जाएगा। तो कोचिंग रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहले 50 छात्रों का पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता था और अब 100 छात्रों तक राहत मिलती है और 100 से अधिक पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यानी पहले कोचिंग का जो रजिस्ट्रेशन करवाना होता था 50 छात्रों अगर आपके कोचिंग में है तो आपको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया था। अब 100 तक राहत दे दी गई है कि 100 के बाद लेकिन अनिवार्य है। फीस जो है पहले 4 किश्तों में फीस ले सकते थे, एक मुश्त लेने पर रोक नहीं थी पहले। अब नया नियम लागू हो गया है, यदि दबाव डालकर एक मुश्त फीस ली और नियम तोड़े तो रजिस्ट्रेशन जो है वो रद्द भी हो सकता है। यानी बहुत ही कड़ा नियम बना दिया गया है। अवधि या क्लास टाइम की बात करें तो कोचिंग संस्थाओं के लिए 5 घंटे का समय तय था, अब भी 5 घंटे ही रहेंगे, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं के समय अवकाश होगा। शिकायतें की बात करें तो जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति थी, पहले शिकायत पेटी भी होती थी। अब जिला स्तर पे तो होगी शिकायत समिति, लेकिन अब शिकायत जो समिति है वो जिला स्तर के साथ साथ मंडल स्तर पर भी शिकायत निवारण समिति होगी। अवकाश, महीने में छात्रों को अवकाश अनिवार्य था, अन्य कोई अवकाश नहीं मिलता था। अब नए बिल में शिक्षकों व स्टाफों को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है और उनको भी साप्ताहिक अवकाश, त्योहारों पर भी छुट्टी दी जाएगी। रिजल्ट की बात करें तो छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के साथ साथ अन्य विकल्प बताना अनिवार्य था, अब यही प्रावधान सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अब सुरक्षा की बात करें तो बिल्डिंग मानकों के अनुसार स्टूडेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, अब स्टूडेंट की सुरक्षा पर विशेष ध्यान और सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं। कॉल सेंटर की बात करें तो पहले छात्रों के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर का प्रावधान था, अब गाइडलाइन के अनुसार कॉल सेंटर पर छात्रों की शिकायतें जो दर्ज होंगी वो 24 घंटे कॉल सेंटर, शिकायत सुनने व निपटान हेतु जिला स्तर पर समितियां भी बनेगी। कि पहले कॉल सेंटर तो थे 24 घंटे का प्रावधान, लेकिन अब क्या हो गया कि उनकी शिकायत और निपटान सुनने के लिए जिला स्तर पर समिति का भी गठन किया जाएगा।
वही रिफंड पॉलिसी कोर्स छोड़ने पर पहले क्या होता था, शेष फीस अनुमापन के आधार पर 10 दिन में लौटानी होती थी। अब भी यही प्रावधान है, बस सख्ती से इसका पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कुछ जो चेंज हुए हैं वो एक रजिस्ट्रेशन पे हुआ है, थोड़ा सा अवकाश पे हुआ है और अवधि पे हुआ है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो भी चेंजेस है हमने आपको बहुत ही क्लियरली तरीके से बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2025 में सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 निर्मला रावत, ऑप्शन नंबर 2 सुनीता बिश्नोई, ऑप्शन नंबर 3 रचना शर्मा और ऑप्शन नंबर 4 मोनिका यादव। तो चारों में से ऑप्शन सही कौन सा है? किसे मिला है सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार? तो इसका सही आंसर होगा निर्मला रावत, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा आंसर है? निर्मला रावत को मिला है सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार। विश्व पैरा थ्रो बॉल महासंघ की अध्यक्षता निर्मला रावत को सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रावत को यह सम्मान महासंघ के बैनर तले कोयम्बटूर में आयोजित राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2025 में प्रदान किया गया है। निर्मला रावत, इनके बारे में पढ़ते हैं। यह खेल प्रबंधन, समाज सेवा और स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़ी हुई एक जानी मानी शख्सियत है। इनका जो पद है वो विश्व पैरा थ्रो बॉल महासंघ की अध्यक्ष है। यह कहाँ की निवासी है? राजस्थान के जयपुर की निवासी है, इसलिए भी यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है एग्जाम की दृष्टि से। चुनाव का जो आधार है वो इनको क्यों चुना गया है? तो राजस्थान पैरा थ्रोबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमावत और भारतीय पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर अल्बर्ट के अनुशंसा पर इनका चुनाव हुआ है। इनके चुनाव को पैरा खेलों में नई ऊंचाइयों को छूने और दिव्यांग जनों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 8, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसका पहला ऑप्शन है राजस्थान में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा। दूसरा, इसका आयोजन नवंबर 2025 में किया जाएगा। तीसरा, इसे जयपुर में आयोजित किया जाएगा, सिर्फ जयपुर में आयोजित किया जाएगा। या फिर चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन नंबर तीसरा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है बेसिकली जयपुर में ही नहीं सभी संभागों में होंगे। तो पढ़ते हैं अब हम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। राजस्थान में पहली बार जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हो रहा है, ये कथन पहले भी हमने बताया था, सही है। तो याद रखना पहली बार हो रहा है इसका आयोजन। यह जो आयोजन है वो कब किया जाएगा? नवंबर के महीने में किया जाएगा। यह आयोजन केवल जयपुर में प्रस्तावित था पहले, लेकिन अब यह तय हुआ है कि यह पूरे राज्य के 7 संभाग में आयोजित किया जाएगा, यानी 7 संभागों में आयोजन होगा, केवल एक जिले या 1 या 2 जिलों में नहीं होगा। खेलों की जो संख्या है वो कितनी है? अब 20 खेलों का आयोजन किया जाएगा। इनमें से जयपुर में 9 खेल होंगे और अन्य संभागों में 2-2 खेल होंगे। समिति और निर्णय प्रक्रिया, आयोजन संबंधी फैसले गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी की मीटिंग में हुए थे। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अगर एग्जामिनर का कुछ भी मूड हो सकता है, कैसे भी क्वेश्चन बनाते हैं आजकल तो आरपीएससी में हमने देखे RSSB के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इसमें टोटल मतलब जितने भी खेल हुए हैं किस जिले में सबसे ज्यादा खेलों का आयोजन हुआ है? तो ऑप्शन दे देंगे वो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, है ना, बीकानेर। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो गेम है यानी 9 खेलों का जो आयोजन है वो कौन से जिले में हुआ है? जयपुर में हुआ है। बाकी जितने भी संभाग हैं उसमें 2-2 खेल ही हो रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। डॉक्टर सुमन बिस्सा को उनकी पुस्तक अंतसरा सूर सांतरा के लिए किस राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो इसका पहला ऑप्शन है कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। दूसरा, ब्रज उमराव अंबाल राजस्थानी पद्म पुरस्कार। तीसरा, सांवर दैया पहली भौती पुरस्कार। चौथा, घनश्याम दास सर्राफ पुरस्कार। तो आंसर कौन सा होगा? जोधपुर की जो डॉक्टर सुमन बिस्सा को राजस्थानी जो पद्म पुरस्कार मिल रहा है वो जोधपुर की प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर सुमन बिस्सा को उनकी पुस्तक अंतसरा सूर सांतरा, इसका नाम भी अच्छे से याद रखना कि पुस्तक का नाम क्या है? अंतसरा सूर सांतरा। इसके लिए राज्य स्तरीय ब्रज उमराव अंबाल राजस्थानी पद्म पुरस्कार मिल रहा है, देने की घोषणा की है, अभी मिलेगा। ये कौन से जिले से रिलेट करती है? तो यह करती है जोधपुर जिले से। यह पुरस्कार उन्हें अगले महीने बीकानेर में होने वाले सम्मान समारोह में प्राप्त होगा। यह घोषणा 2 सितंबर को राज्य स्तरीय राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कारों की घोषणा के साथ की गई है। पढ़ते हैं डॉक्टर सुमन बिस्सा के साहित्यिक योगदान क्या क्या रहे हैं। तो वे राज्य महाविद्यालय बिलाड़ा जोधपुर की पूर्व प्राचार्य रही है। उन्होंने हिंदी और राजस्थानी भाषा में अब तक 7 कविता संकलन प्रकाशित किए हैं और साहित्य क्षेत्र में उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इनके बारे में अगर इंपॉर्टेंट कुछ आएगा तो एक तो पुरस्कार का नाम आ जाएगा और दूसरा आएगा कि कौन से जिले में
जिले से रिलेट करती है, यानी जोधपुर से करती हैं। और अभी इनको इससे पहले कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं, तो ये 3 पुरस्कार भी उन पुरस्कार के साथ याद रखना। तो ये 3 पुरस्कार कौन कौन से हैं? सावरदैया पहली पुथी पुरस्कार, घनश्याम दास सर्राफ पुरस्कार जो मुंबई में हुआ था, और श्रीमती गोदावरी देवी सरावगी पुरस्कार। तो इन तीनों पुरस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई सा भी आ जाएगा कि कौन सा पुरस्कार इनको प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के पूरे 9 क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।